नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव एशियन आईसी यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है ये फ्रांस के राज्य क्रांति के बौद्धिक कारण, है ना। कहने का मतलब ये है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये पाठ चल रहा है जिसमें कि तमाम कारण बताया जा रहा है कि ये क्रांति हुई कैसे। इस क्रांति के तमाम कारण बताए हैं, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक है ना, और तत्कालीन कारण, सामाजिक कारण। ये चार कारण जो समाप्त हो चुके हैं। अब बचा है ये फ्रांस की राज्य क्रांति के बौद्धिक कारण, कि बौद्धिक विचारों से क्रांति कैसे पैदा होती है। जैसे हमने कभी कभी बात में हम बताते हैं कि हिंदुस्तान में जब स्वतंत्रता प्राप्त होने को हुई, जब आंदोलन चला, क्रांति आई, तो क्रांति तो विचारों से होती है ना, वही बौद्धिक विचार है। बौद्धिकता जो है, हम किसके सपोर्टर हैं, किस बात के समर्थक हैं, ये मेरा मस्तिष्क बताता है या मेरा बुद्धि बताता है। तो कुछ लोगों ने फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया कि नहीं जो है कि फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक कारण जो है यह मूल कारण था, जिसमें कुछ दार्शनिक विचारक थे जिन्होंने अपने लेख के माध्यम से क्रांति फैलाई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि क्रांति तो विचार से होती ही। जैसे हिंदुस्तान में विवेकानंद, है ना, रामधारी सिंह दिनकर, मतीशरण गुप्त जी, तमाम क्रांतिकारी, एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ले लीजिए, वो भी थे, एनी बेसेंट, तमाम जितने भी लेखक थे, यदि कुछ नहीं कर पाते हैं शारीरिक रूप से, तो निश्चित रूप से जो है वे लिख करके जनता के में भेजते थे, किताब के माध्यम से या पत्रिका के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से वह संदेश भेजते थे। वहीं फ्रांस क्रांति में आज बौद्धिक कारण के बारे में मैं बता रहा हूँ कि कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे। कुछ लोगों ने इस बात को बताया कि नहीं, इस फ्रांस की क्रांति का मूल जड़ है यहाँ के दार्शनिकों ने, लेखकों ने क्रांति कराई, यह बात लोगों ने कहा। तो उसमें क्रांतिकारियों में नाम आया, लेखकों में, जब जो है कि केट लबी, एक है केट लबी नाम है, इनका विचार था कि नहीं, लेखकों के माध्यम से ये क्रांति फैली है, ठीक है ना। लेखकों ने फ्रांस की क्रांति की तैयारी की, फ्रांस की क्रांति की तैयारी की, मतलब कि जो इंट्रोडक्शन होता है, जो प्लान होता है, वह किसी चीज़ को प्रारंभ करने के लिए एक प्लान बनता है, जिसको हम कहते हैं कि एक पत्रांक बनता है, शपथ पत्र बनता है। उस तरीके से ये लोग जो है उसको बनाए। कौन बनाए? लेखक मतलब दार्शनिक। दार्शनिक ही ना अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, है ना, व्यक्त करने वाले ही दार्शनिक आते हैं। जैसे हिंदुस्तान में भारतीय दार्शनिक के रूप में ले लें, जैसे महात्मा गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, अरविंद घोष जी हैं, ये तमाम दर्शन, इनका दर्शन पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो उसी तरह से दर्शन कोई करता नहीं है, दर्शन वह कर्म के माध्यम से दर्शन बन जाता है, ठीक है ना। दार्शनिक वही व्यक्ति होता है जो कि हर बात पूर्ण रूप से समाज पर छा जाती हो, समाज के लिए किया हो, और उसका जो आकलन जो करके जो है उसके विचारों को इकट्ठा करके जो है किसी पुस्तक के माध्यम से हम देश में या समाज में उसको हम चर्चा के रूप में लाते हैं। तो वही दार्शनिक होता है जो स्वच्छ विचारों से देश हित में या समाज के वर्ग के रूप में अपने विचार को व्यक्त करता है, वही दार्शनिक होता है, ठीक है ना। और जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी अपने विचारों को दबा करके स्वहित की बातें करता है, वह कतई विचारक और दार्शनिक नहीं हो सकता है। देख लीजिए, कुछ खामियां लोगों में आती हैं, जो आलोचक हैं कुछ न कुछ खामियां निकाल ही देते हैं। तो इसमें प्रमुख देखिए, इसमें बौद्धिक कारण में इसमें जो है प्रमुख
प्रमुख फ्रांसीसी दार्शनिक निम्न है। एक बात मैं भूल रहा हूँ, जैसे कि उसमें कहा गया था कि लेखकों के केट बली ने कहा था कि नहीं, लेखकों के माध्यम से ये क्रांति तैयार की गई फ्रांस की। तो जब तैयार की गई तो उसमें उन्होंने कहा कि जब उनके लेखकों की जब विचारों को लेखों को जब पढ़ा गया तो उसमें क्रांति के बारे में कहीं एक शब्द का भी जिक्र नहीं किया गया था, है ना। और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो है उनके विचारों को बेशक लिया गया था, लेकिन ये था नहीं कि जो है कि ये क्रांति में भाग लिए हैं, क्रांति को जो है एक युद्ध को एक क्रांति के रूप में आक्रामक रूप दिए हैं। क्रांति उसी को कहते हैं जो कम समय में आक्रामक रूप पकड़ लेता हो, अधिक से अधिक वह फैल जाता हो, विस्तार कर जाता हो, उसी को हम क्रांति कहते हैं ना। देखिए इसमें प्रमुख फ्रांसीसी दार्शनिक निम्न है। नंबर 1 है ना, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है ना। ये फ्रांसीसी दार्शनिकों में इनका नाम आता है मॉन्टेस्क्यू, जो 1 नंबर के सामाजिक और लेखक हैं। मॉन्टेस्क्यू हो गया। नंबर 2 वाल्टेयर, ये नंबर 2। नंबर 3 में है रूसो। कौन है? रूसो। नंबर 4 में जो है दीदार, ये नाम आता है। ये 4 नाम है ना, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर, है ना, रूसो, दीदरी है, दीदरी, ठीक है ना। इन्होंने जो है अपने अपने किताब को लिखा है। मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर और रूसो, और ये दीदरी। पहले देखिए मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, कैसे अपनी बातों को, कैसे अपने विचारों को लेखों के माध्यम से इन्होंने तैयार किया और क्या कहा था। इन्होंने दी स्पिरिट ऑफ लॉ क्या कहा? द स्पिरिट, रुक जाओ, स्पिरिट ऑफ लॉ। इन्होंने इस किताब में स्पिरिट ऑफ लॉ, इस पुस्तक में उन्होंने जो है समाज में यह संदेश दिया। किसके बारे में? सरकार के, फ्रांसीसी के लोकतंत्र के बारे में इन्होंने इस किताब में लिखा। इस किताब के माध्यम से उन्होंने यह कहा कि समाज में जितना भी कार्य है, चाहे शासन का हो, चाहे कार्यपालिका का हो, चाहे व्यवस्थापिका का हो, चाहे न्यायपालिका का हो, सारे कार्य जो है राजतंत्र के हाथ में है, राजा के हाथ में है। इसलिए वो मनमानी करता है। यदि इसी चीज़ को हम कई भागों में बांट देते हैं, अलग अलग विभाग में दे देते हैं, तो सत्ता, जो राजा का जो अधिकार है, वह कई भाग में जब बढ़ जाएगा तो वह इतना अत्याचार नहीं करेगा। इस तरीके से वो जो है, मॉन्टेस्क्यू ने अपना विचार दिया समाज के बारे में। उन्होंने समाज के लिए जो उसने कहा, द स्पिरिट ऑफ लॉ, उन्होंने कहा कि इस शासन तंत्र को 3 भागों में यदि बांट दिया जाता है, उसके अधिकार को, शक्ति को, है ना,
राज शक्ति को यदि पावर को यदि 3 भाग में बांट दिया जाता है ना, तो वह क्या होगा, वह राजा का तंत्र जो है थोड़ा हल्का हो जाएगा और राजा मनमानी नहीं करेगा। देख लीजिए, इसमें उन्होंने बताया था 3 भाग में बांटने के लिए। एक जो था कार्यपालिका, नंबर 2 है व्यवस्थापिका, और थर्ड में जो है न्यायपालिका। ठीक है ना। न्यायपालिका कहने का मतलब है कि आज भी उसी की देन है मॉन्टेस्क्यू, क्योंकि आज यह केवल यूरोप में, केवल फ्रांस में ही नहीं, पूरे यूरोप में इन सब का प्रभाव पड़ा। हर देश स्वतंत्र नहीं थे, तो प्रभाव पड़ा इसका मॉन्टेस्क्यू का। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना की। इस लेख के माध्यम से उन्होंने कहा कि राजा के जो शासन है, जो शक्ति है, उसको यदि बांट दिया जाएगा तो राजा का अधिकार थोड़ा सा कम हो जाएगा और अन्याय नहीं होगा, मनमानी राजा नहीं करेगा। इस तरीके से उसकी राज व्यवस्था भी सही तरीके से चलेगी, इन्होंने कहा। तो सारी बातें कैसा हो गया, यह लोकतंत्र का हो गया। सब शक्ति को बांट दिया जाएगा, न्याय बनाने का अलग तरीका, अलग व्यवस्था, और चलाने की व्यवस्थापिका व्यवस्था अलग हो जाएगी और न्यायालय अलग हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है राजा के पास थी, इसलिए जो है वह बहुत गलत करता था। देखिए, इससे जो है लोकहित का कल्याण होगा। मॉन्टेस्क्यू के हिसाब से जो है यदि इस तरीके से यदि शासन चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से लोकहित का कल्याण होगा। और वाल्टेयर की बात समझ लीजिए, वाल्टेयर क्या कह रहा है। वाल्टेयर भी फ्रांस का एक दार्शनिक था और इनके विचार यह थे कि यदि राजा के शासन से यदि उनकी शक्ति को बंटवारा कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा। ठीक उल्टा, यह नहीं चाहता था कि लोकतंत्र का निर्माण हो और जो है वहाँ पर शासन सत्ता में जो कमजोरी है वो सुदृढ़ हो। इनके कहने का मतलब यह था कि राजा ही किसी व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है, बकिया अन्य कोई लोकतंत्र और न ही कोई अन्य तंत्र चला सकता है। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक ना। और ये बहुत ही लोकतंत्र के खिलाफ थे। यह जनता के हाथ में सत्ता आने के लिए यह बहुत आने से जो है ये बहुत खिलाफत करते थे, ठीक मॉन्टेस्क्यू का खिलाफ। यह इनका सोच था, ये चाहते थे कि नहीं लोकतंत्र बने, लेकिन इनका विश्वास यह नहीं था कि जनता निश्चित रूप से राजा के तंत्र से ही जो है वह अपने हक को प्राप्त कर पाएगी। लेकिन ये गलत सोच रहे थे। इनकी सोच जो थी राजतंत्र की ओर थी, यह लोकतंत्र की तरफ नहीं थी। खिंचाव था इनका उधर पर। अब मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, ये रूसो एक दार्शनिक या प्रकृतिवादी है। कहा कि प्रकृति में जैसा जो हो रहा है वैसा जैसा मानव समाज को स्वतंत्र कर दिया जाए, वह स्वतंत्रता कैसी हो, पर्सनल व्यक्तित्व हो, है ना। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है और यह नहीं चाहता था कि नहीं इस तरह की स्वतंत्रता मिले। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, एक पुस्तक लिखी, सामाजिक समझौता। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने जो लिखा, ठीक, रूसो ने लिखा। रूसो का पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। रूसो का पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो।
यह जो है अपने लेखनी के माध्यम से सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिखा। इस लेखनी से इन्होंने इस बात को दर्शाया कि समाज में हर व्यक्ति को यदि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही मानी जाती है। यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता व्यक्तिगत दी जाएगी तो निश्चित रूप से वो विकास करेगा। उनको व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दिया जाए, उसमें कोई जो है चूंगी कर न लगाया जाए, ठीक है ना। यह कह रहे हैं रूसो, तभी जो है देश में व्यापार बढ़ेगा और व्यापार बढ़ते बढ़ते जो है अधिक से अधिक धन की प्राप्ति होगी और समाज जो है वह प्रकृति की तरह जो है वह फलेगा फूलेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने बताया है। और दीदरी ने जो है, दीदरी ने ज्ञान कोश में इन्होंने ज्ञान कोश लिखा और ज्ञान कोश में इन्होंने कोई विशेष बातें तो नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि रूसो अपने विचारों में जो है यह कहते हैं कि सामाजिक समझौता के माध्यम से ये समाज में यह प्रकृति की ओर लौटने की बात करते हैं कि व्यक्ति को शिक्षित करना अनिवार्य है और उसे जो है शांत वातावरण में शिक्षा दिया जाए, प्रकृति से दिया जाए, हर व्यक्ति प्रकृति से सीखे। इनका कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिया जाए, किसी राजा और किसी व्यक्ति के सानिध्य में कोई शासन वो ठीक नहीं है। वह अभिव्यक्ति प्रथम मतलब व्यक्ति का जो अभिव्यक्ति है वह स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब इच्छा सब मिला करके इच्छा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक। और इन्होंने किसी भी कर लेने के लिए मना किया कि नहीं, व्यापार को यदि बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित रूप से जो है वह देश विकास करेगा। यदि व्यापार के लिए कोई उस पर टैक्स लगा देते हैं, कोई कर लगा देंगे तो निश्चित रूप से वो कुछ लोग जो ऐसे होंगे जो व्यापार से कतराएंगे, है ना। आप देखो दीदरी ने ज्ञान कोश में लिखा है, ज्ञान कोश में उन्होंने इस बात को दर्शाया है कि धर्म, राजनीति, है ना, इन सब के विचारों से जो भी समूह बनता है वह जो है क्या है, लोकतंत्र के खिलाफ है, ठीक है ना। जैसे हम कुलीन हैं, ठीक, कुलीन, तो कुलीन उच्च वर्ग जो है वह हमेशा अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता है। हमने पहले ही बता दिया कि ये बौद्धिक कारण है, विचारों का लेख है, ठीक ना, कि विचार जो लोग दिए हैं उन्हीं की बातें कही जा रही है। ज्ञान कोश में इन्होंने कहा कि नहीं, व्याप्त भ्रष्टाचार है, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, मतलब जो कि जातिगत भावनाएं अंदर पली हुई हैं उनको दूर करके ही जो है आप जो है शासन तंत्र को सही तरीके से चला सकते हैं। देखिए लोगों ने, किटपली ने यही कहा कि फ्रांस के लेखकों ने फ्रांस की क्रांति की तैयारी की, मतलब प्लान बनाया, लेकिन इनके लेखों के माध्यम से कुछ भी यह नहीं मिला कि नहीं ये क्रांति चाहते थे। क्रांति ये नहीं करा है, बस इन्होंने क्या किया, इन्होंने यही किया, क्रांति समाप्त होने के बाद जो है वह बेशक इन लोगों के विचारों को उसमें दर्शाया गया है और मूल प्राथमिकता यही है, ठीक है ना। चलिए आज ये बौद्धिक कारण समाप्त होता है, जितने भी कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के सब समाप्त हो गया और एक कारण थोड़ा सा है सैनिक कारण, अगली वीडियो में थोड़ा सा मैं उसको दर्शा करके इस क्रांति को समाप्त करेंगे। इसके बाद आपको तमाम क्रांतियाँ पड़ी हैं, इटली का एकीकरण है, ठीक है ना, यूरोप में एकीकरण की विधाएं चली है ना, और जर्मनी की का एकीकरण भी है, तो उसको बताएंगे हम
जर्मनी में आए मिलेगा आपको नेपोलियन का बोनापार्ट का भाग मिलेगा, वह एक क्रांति का विशेष भाग है। ठीक है, आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद।